यदि आप एज ए टीचर शिक्षा विभाग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और टीचिंग से रिलेटेड किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग का भाग 2 और इस वीडियो में हम हल करेंगे 26 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। आपको मेरी एडवाइस है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि इस प्रकार के किसी भी प्रश्नों को आप किसी भी एग्जाम में कभी गलत ना कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम कुल 26 प्रश्न हल करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले 26 प्रश्न हम पहली वीडियो में हल कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, वीडियो का अंत तक देखिए और मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप स्वयं प्रश्न को पढ़ो, चारों ऑप्शन को पढ़ो, फिर जवाब देने की कोशिश करो कि क्या यदि यह प्रश्न एग्जाम में आता तो आप सही कर पाते या नहीं। प्रश्न को पूरा पढ़ने से ही आपको वीडियो देखने का फायदा है, तो आप इसे अवश्य कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिए थे। सुविधा के लिए, आपके कंसेप्ट, आपके डाउट्स दूर करने के लिए मैंने प्रत्येक प्रश्न में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग दोनों को मेंशन किया है। पहला, अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के स्पष्ट प्रावधान किए जाएं। यह इसी का सुझाव था। इसने कहा कि बच्चों में जो अपव्यय होता है, अवरोधन होता है, उसको रोकने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए जाने चाहिए। दूसरा, कक्षा 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई। तो इस आयोग का सुझाव था कि कक्षा 1 में एडमिशन के लिए यानी प्रवेश के लिए कम से कम 6 वर्ष की आयु निर्धारित की जानी चाहिए। तीसरा, सामान्य शिक्षा यानी प्राथमिक व माध्यमिक की कुल अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए। यह भी इसी का सुझाव था। इसने कहा कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन यानी सामान्य शिक्षा की कुल अवधि 10 वर्ष की होनी चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है आप इसे आसानी से समझ चुके होंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से आपके सारे डाउट्स दूर हो जाते हैं और आपकी उस टॉपिक पर बेहतरीन कमांड बन जाती है और यदि प्रश्न कहीं से भी आए आप कभी गलत नहीं करोगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या से सुझाव कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के संदर्भ में सही है या है। मैंने प्रश्नों का निर्माण इस प्रकार से किया है, कई बार नहीं है ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं चारों ऑप्शन को। पहला है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि सामान्य वर्ग के लिए 2 वर्ष तथा व्यावसायिक वर्ग के लिए 2 से 3 वर्ष होनी चाहिए। एकदम सही हो, इसी का सुझाव था। इसने कहा कि जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन होगी उसकी अवधि सामान्य वर्ग के लिए 2 इयर्स और व्यावसायिक वर्ग के लिए 2 से 3 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम बनाया जाए। यह भी इसी का सुझाव था। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम क्या था, कौन से वह 5 कार्यक्रम थे, उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। आप वीडियो को देखिए। तीसरा, 6 से 14 वर्ष तक बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हो। इस प्रकार उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। और आप जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21 को में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और हमारे संविधान के भाग 4 को अनुच्छेद 51 को में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, जिसमें प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बाल्य को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। इस प्रकार का प्रावधान किया गया है और यही भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21 को में भी उल्लिखित है, जो कि फंडामेंटल राइट्स है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट आप जानते हैं। तो मुझे लगता है आप इसे समझ चुके होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करिए, वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी मज़ा इसमें आने वाला है। और यदि आपका समर्पण है, आपका त्याग है, आपके अंदर दृढ़ संकल्प है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो वीडियो को देखिए और हल करिए हर प्रश्न को। अगला प्रश्न,
पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम बनाया जाए जिसमें शिक्षा के 5 उद्देश्य, 5 लक्ष्य अथवा 5 कार्य निर्धारित किए जाए, यह सुझाव था। तो पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम बनाने का सुझाव किसने दिया, जिसमें शिक्षा के 5 उद्देश्य, 5 लक्ष्य या 5 कार्य निर्धारित किए जाने चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का। तो इसी ने पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम बनाने का सुझाव अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार को सौंपा था। ठीक है, जानते हैं कि वो 5 कौन कौन से थे। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, आप इसमें से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम सबसे पहला था उत्पादन में वृद्धि, यानी उससे क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में ग्रोथ होनी चाहिए, उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास होना चाहिए, प्रजातांत्रिक सुदृढ़ता आनी चाहिए, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का विकास होना चाहिए, और 5वां है सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। तो ये 5 थे जिसे पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम का नाम कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हो सकता है इसी में से प्रश्न बन जाए, क्योंकि इसमें से किसी 3 को डालेगा और 1 को मिस कर देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं था या था। इस प्रकार से प्रश्न का निर्माण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या शेष सुझाव कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से संबंधित है या है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पहला है, केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। इस आयोग ने कहा कि केंद्र में एक राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड होना चाहिए और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाना चाहिए, यह इसी का सुझाव था। दूसरा, राज्यों में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया जाना चाहिए। इसने क्या कहा, एक तरफ केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और राज्य में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड, और यहाँ पर भारतीय शिक्षा सेवा और यहाँ पे राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर इसके अलावा इसने क्या कहा, सामान्य विद्यालय प्रबंधन समिति या पद्धति का विकास किया जाना चाहिए। तो यह भी इसी का सुझाव था। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सामान्य विद्यालय प्रबंधन समिति का विकास किया जाना चाहिए, यह भी इसी का सुझाव था। ये तीनों इसी के सुझाव थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से वीडियो को देखें और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर अच्छी वीडियो लगभग आती रहती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या शेष सुझाव कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के संबंध में सही है या है। तो कौन से सुझाव, कौन से रिकमेंडेशन, कौन सी संस्तुति इनमें से सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप पढ़िए प्रश्न को। पहला है, संशोधित त्रिभाषा सूत्र लागू करने का सुझाव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आयोग ने संशोधित त्रिभाषा सूत्र लागू करने का सुझाव दिया था। मैं त्रिभाषा सूत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं संशोधित त्रिभाषा सूत्र लागू करने का सुझाव इसी का था। दूसरा, इसने कहा 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक व 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराए जाए, यह भी इसी का सुझाव था। और आप जानते हैं वर्तमान में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत यही प्रावधान है कि 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए और कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक स्कूल उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा, शिक्षा शास्त्र विषय को विद्यालय के BA और MA पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो हायर एजुकेशन में शिक्षा शास्त्र को यानी एजुकेशन को BA यानी स्नातक और MA यानी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, यह भी इसी का सुझाव था। और आप जानते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्नातक स्तर पर और स्नातकोत्तर स्तर पर एजुकेशन है शिक्षा शास्त्र विषय उपलब्ध है। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो मुझे लगता है आप इसे आसानी से समझ चुके होंगे। तो संशोधित त्रिभाषा सूत्र लागू करने का सुझाव इसी आयोग ने दिया था। ठीक है, आगे और डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो संशोधित त्रिभाषा सूत्र था इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक तो मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। मातृभाषा यानी मदर टंग, कोई प्रादेशिक भाषा या रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। दूसरा, संघ की सह राजभाषा होनी चाहिए। और तीसरा इन्होंने कहा एक आधुनिक भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा होनी चाहिए, यानी अंग्रेजी हो सकती है या कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। तो यह संशोधित त्रिभाषा सूत्र के अंदर इन्होंने सुझाव दिया था। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं।
और आप अपने दिमाग में से आसानी से रख सकते हैं। अगला प्रश्न, और कई लोग कहते हैं कि वीडियो ब्लर दिखती है, साफ नहीं दिखती। मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप वीडियो को क्वालिटी 360 पर चलाइए, आपको वीडियो अच्छी दिखेगी। हो सकता है वहां पर इंटरनेट की स्पीड स्लो रही होगी। इस प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से किसने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रचार हेतु अभिनव पाठ्यक्रम कार्यक्रम लागू करने का सुझाव दिया? तो प्राइमरी एजुकेशन में, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मतलब जिसे नर्सरी, LKG, UKG कहते हैं, यानी किंडरगार्टन शिक्षा आप कह सकते हैं, नर्सरी कह सकते हैं। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रचार हेतु अभिनव पाठ्यक्रम कार्यक्रम लागू करने का सुझाव किसने दिया था? प्रश्न का सही उत्तर है कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो इस प्रकार का प्रश्न कई बार पूछा गया है, और मैं आपको यहां पर यह भी बता देता हूं कि कई बार प्रश्न ऐसे भी बनता है कि अभिनव पाठ्यक्रम कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो वहां पर विकल्प देगा प्राथमिक शिक्षा से, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या उच्च माध्यमिक शिक्षा से। तो यदि प्रश्न आता है कि अभिनव पाठ्यक्रम कार्यक्रम किससे संबंधित है, उसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। और यदि प्रश्न आता कि अभिनव पाठ्यक्रम कार्यक्रम लागू करने का सुझाव प्राथमिक शिक्षा या पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु किसने दिया, तब जवाब हो जाएगा कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। प्रश्नों का निर्माण किसी भी हिसाब से हो सकता है, आपको अवेयर रहना है हर परिस्थिति में प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा या से सुझाव कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से संबंधित है या हैं? तो इनमें से कौन से सुझाव कोठारी आयोग से संबंधित हैं या है? आप प्रश्न को पढ़िए, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पहला है, कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया जाए। यह इन्हीं का सुझाव था। इसने कहा कि जो विश्वविद्यालयों में कुलपति होता है उनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया जाना चाहिए। दूसरा, UGC के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि सम्मिलित किए जाए। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो कुल सदस्य होते हैं उनमें से कम 1/3 यानी 1/3 सदस्य विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि सम्मिलित किए जाने चाहिए। यह भी इसी का सुझाव था। और तीसरा, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, यह भी इसी का सुझाव था। कई बार प्रश्न ऐसा भी आया है कि वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया, सिंगल इसी से भी प्रश्न बन जाता है, तो यह भी इसी का सुझाव था। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो मैंने इस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण किया है। आपको एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न बन रहे हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। इससे आपके इस टॉपिक पर बेहतरीन कमांड होगी और आप कभी प्रश्न को गलत नहीं करोगे। अगला प्रश्न, निम्न सुझावों में से कौन सा या से कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से संबंधित है या हैं? तो कौन सा सुझाव इस आयोग से संबंधित है? पहला, केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट का गठन किया जाए, यह इसी का सुझाव था। इसने कहा कि एक केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट बनाया जाना चाहिए, गठित किया जाना चाहिए। दूसरा, विश्वविद्यालयों को पर्याप्त स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तो इस आयोग ने कहा कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उनको पर्याप्त ऑटोनोमस दर्जा दिया जाना चाहिए, स्वायत्तता दी जानी चाहिए, यह भी इसी का सुझाव था। तीसरा, निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था प्राथमिक स्तर से ही की जाए, तो यह भी इसी का सुझाव था। इसने कहा कि जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की व्यवस्था होती है उसे प्राइमरी लेवल से ही शुरू कर देना चाहिए, जबकि वर्तमान में आप देखते हैं कि इससे सेकेंडरी यानी लगभग 9-10 से इसे शुरू करता है। तो इसने कहा कि गाइडेंस काउंसलिंग यानी निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था प्राइमरी स्तर से ही शुरू की जानी चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है आप इसका उत्तर को अच्छे से समझ चुके होंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लो। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लगभग टीचिंग से रिलेटेड प्रश्नों को लेकर आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वीकार किया जाना आवश्यक है कि स्वायत्तता के अभाव में विश्वविद्यालय अपने शिक्षण, अनुसंधान एवं समाज सेवा के मुख्य कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? तो इन चारों में से किसने कहा कि यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यदि विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता नहीं होगी तो विश्वविद्यालय अपने शिक्षण कार्य, अपने अनुसंधान कार्य और समाज सेवा के मुख्य कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते।
अभी पहले प्रश्न में हमने यही पढ़ा था कि विश्वविद्यालयों को पर्याप्त स्वायत्तता दी जानी चाहिए, तो यहाँ पर उसी से संबंधित यह स्टेटमेंट है। यह सुझाव था ऑप्शन नंबर 4 कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का। तो चौथा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसे समझ चुके होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसे नोट डाउन कर लीजिए। कुल 52 प्रश्न हैं, 26 पहली वीडियो में आ चुके हैं, 26 इसमें आएंगे। और इस टॉपिक से, इस आयोग से शिक्षण से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य आते हैं, क्योंकि इसने शिक्षा के सभी स्तरों, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर, सभी पर अपने सुझाव भारत सरकार को प्रेषित किए हैं। काफी इंपॉर्टेंट आयोग है यह। अगला प्रश्न, कौन सा या से सुझाव कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के संबंध में सही है या है? ठीक है, इनमें से, इन चारों में से पहला, प्रत्येक जिले में कम से कम एक विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की विशेष व्यवस्था हो। यह इसी का सुझाव था। इसने कहा कि हर एक जिले में, यानी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए स्पेशली। दूसरा, 10 विद्यालयों पर एक निर्देशन एवं परामर्श अधिकारी नियुक्त होना चाहिए। तो इसने कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक विद्यालय में गाइडेंस एंड काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और 10 विद्यालयों पर एक निर्देशन एवं परामर्श अधिकारी नियुक्त होना चाहिए। तीसरा, मूल्यांकन की प्रक्रिया वर्ष भर अर्थात सतत चलनी चाहिए। तो जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है वह वर्ष भर अर्थात सतत रूप से चलनी चाहिए। तो NCF 2005 आप जानते हैं, ठीक है, नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क जो भी है, उसके बारे में आप जानते हैं। तो इस आयोग ने कहा कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वह सतत रूप से यानी कंटिन्यू चलनी चाहिए, अर्थात वर्ष भर चलनी चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सिफारिश इसी आयोग से संबंधित हैं। मुझे लगता है आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़िए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं चारों ऑप्शन को कहीं कहीं पर नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि उससे वीडियो बड़ी हो जाती है। आप कोशिश कीजिए कि वीडियो पॉज करो, प्रश्न को पढ़ो, चारों उत्तरों को पढ़ो, फिर उत्तर देने की कोशिश करो, ठीक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु राज्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र की स्थापना का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी नर्सरी, LKG, UKG के प्रसार हेतु राज्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र की स्थापना करे, ऐसा सुझाव किसने दिया? सही उत्तर हो जाएगा इन चारों में से ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने। तो इसी का सुझाव था। इसने कहा कि पूर्व प्राइमरी शिक्षा के प्रसार हेतु राज्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र की स्थापना करे, जिससे पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विकास किया जा सके और उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए योजनाओं का निर्माण किया जा सके। अगला प्रश्न, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। पूछा गया है, शिक्षा में सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन को प्रारंभ करने का सुझाव किसने दिया? यानी एजुकेशन में सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन, सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, ठीक है, सस्टेनेबल, जो ना रुके। तो एजुकेशन में सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन को प्रारंभ करने का सुझाव, सिफारिश, संस्तुति या हम कहें रिकमेंडेशन किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग। मैंने यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग दोनों को लिखा है, लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं आएगा। आपकी सुविधा के लिए, आपके कंसेप्ट को कंप्लीट करने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। तो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर आप समझ चुके होंगे और मैं आपको ये भी सुझाव देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोठारी आयोग की किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतु कितने प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास पर बल दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतु कितने प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास पर बल दिया? तो मुझे लगता है आप इसे समझ चुके होंगे, 4 प्रकार के थे, ठीक है। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 यानी 1 नंबर का जो विकल्प है वो इसका उत्तर हो जाएगा। अभी मैं आपको चारों के नाम बताता हूं। ऑप्शन नंबर 1 यह इसका सही जवाब हो जाएगा। उस शिक्षा संस्थानों को इन्होंने 4 प्रकारों में विभाजित करने की कोशिश की थी, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4 कौन थे? 4 प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थान। पहला था सामान्य विश्वविद्यालय, ये इन्होंने कहा।
दूसरा इन्होंने बताया वरिष्ठ विश्वविद्यालय, जो कि मैं पहले डिस्कस भी कर चुका हूं, कई बार प्रश्न आता है कि वरिष्ठ विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था, उत्तर हो जाएगा कोठारी आयोग। तीसरा इन्होंने बताया सामान्य महाविद्यालय, और चौथा बताया स्वायत्त महाविद्यालय। तो सामान्य महाविद्यालय, ठीक है, सामान्य विश्वविद्यालय, वरिष्ठ विश्वविद्यालय और स्वायत्त विश्वविद्यालय, ठीक है, सामान्य महाविद्यालय, वरिष्ठ विश्वविद्यालय, सामान्य विश्वविद्यालय और स्वायत्त महाविद्यालय, ये 4 प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना का सुझाव इसी आयोग ने दिया था, इस पर जोर दिया था, आप इसे समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतु निम्न में से कौन से उच्च शिक्षा संस्थान के विकास पर बल नहीं दिया। अभी प्रश्न में क्या पूछा गया है, नहीं दिया। तो इन चारों में से किस उच्च शिक्षा संस्थान के विकास पर कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बल नहीं दिया था, जोर नहीं दिया था। अभी हमने ऊपर चारों पर डिस्कस किया, आप भी इसका उत्तर दे सकते हो। स्वायत्त विश्वविद्यालय, इस पर इन्होंने जोर दिया था, वरिष्ठ विश्वविद्यालय पर जोर दिया था, सामान्य महाविद्यालय पर जोर दिया था, लेकिन विदेशी विश्वविद्यालय ऐसा कोई सुझाव इसका नहीं था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है नहीं दिया। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। अभी 12 प्रश्न और हल करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखिए, काफी मजा इसमें आने वाला है। यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा या से सुझाव कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के संबंध में सही है या है। ठीक है, इन चारों में से पहला, स्नातक स्तर की शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से दी जाए, एकदम सही। यह इसी ने कहा कि जो स्नातक स्तर की शिक्षा होगी उसकी भाषा क्षेत्रीय होनी चाहिए, यानी रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से दी जाए, यह भी इसी का सुझाव था। इसने कहा कि जो पीजी लेवल यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा होगी उसका माध्यम अंग्रेजी भाषाओं में होना चाहिए, यह भी इसी का सुझाव था। शिक्षकों को क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों का ज्ञान होना चाहिए, यह भी इसी का सुझाव था। इसने कहा कि जो टीचर्स होंगे उनको क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों का नॉलेज होना चाहिए, तब वह स्नातक स्तर पर या स्नातकोत्तर स्तर पर या माध्यमिक प्राइमरी स्तर पर आसानी से पढ़ा सकते हैं। उपरोक्त सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है आप आसानी से इस प्रश्न को हैंडल कर पा रहे होंगे, आप इसे समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर क्या पूछा गया, प्रश्न को पढ़िए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। पूछ रहा है निम्न में से किसने सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना लागू करने की सिफारिश दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो सरकारी स्कूल होते हैं और गैर सरकारी शिक्षक होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना लागू करने की सिफारिश, सुझाव, संस्तुति किसने की थी। सही उत्तर हो जाएगा कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अभी आप सिर्फ कोठारी आयोग पढ़ रहे हैं इसलिए आपको लगता है कि यही इसका जवाब होगा, लेकिन यदि एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ये चारों विकल्प आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए, और यदि आप बारीकी से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी प्रश्न को कभी गलत करोगे अपनी लाइफ में। तो त्रिमुखी लाभ योजना में ये प्रावधान किए गए थे। पहला था जीपीएफ, इसमें पैसा कटता है और लास्ट में पेंशन मिलती है। दूसरा था बीमा, तीसरा था पेंशन। ये था त्रिमुखी लाभ योजना। तो जीपीएफ में पैसे कटते हैं और फिर लास्ट में जब आप रिटायर होते हैं उसके बाद पेंशन मिलती है। बीमा यानी इंश्योरेंस होता है, पेंशन मिलती है। लेकिन वर्तमान में आप जानते हैं सरकार ने ओपीएस की जगह ओपीएस हटा दिया है। ओल्ड पेंशन जो सिस्टम था उसे हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह सरकार ने अब एनपीएस ला दिया है। एनपीएस आ गया है और इससे जो जीपीएफ वाला सिस्टम था ये हटा दिया है, बीमा वाला सिस्टम हटा दिया है। पेंशन लास्ट में बहुत कम मिलती है। तो इसके लिए भी कर्मचारी अब आंदोलन कर रहे हैं। भारत के जो 60 लाख कर्मचारी हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। वो चाहते हैं कि ओपीएस लागू हो, यानी ये वाला सिस्टम लागू होना चाहिए। एनपीएस का विरोध हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या पूछा गया है, शिक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा या से सुझाव कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने प्रस्तुत किए। तो इनमें से कौन से सुझाव शिक्षा के संबंध में, ठीक है, यानी टीचर और एजुकेशन के संबंध में कोठारी आयोग ने प्रस्तुत किए। पहला, ध्यान से देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। नंबर 1, प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षक बोर्ड गठित किया जाए, इसी का सुझाव था। इसने कहा कि शिक्षक और शिक्षा के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य शिक्षक बोर्ड गठित किया जाना चाहिए। नंबर 2,
स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा शास्त्र विषय को एक पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूं कि यूजी और पीजी लेवल पर शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन को एक सेपरेट यानी पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर मान को बनाए रखा जाना चाहिए। जो प्राइमरी टीचर्स के लिए ट्रेनिंग होती है उसके स्तर मान को बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप इसे आसानी से समझ चुके होंगे, आप इस प्रश्न को आसानी से हैंडल कर पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करिए बारीक से, ताकि आप कभी भी कोई प्रश्न आए गलत ना करें। चाहे आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, एनपीएस या केवीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है। निम्न में से किसने केंद्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान के गठन का सुझाव दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस आयोग ने या किस कमेटी ने, किस समिति ने केंद्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान के गठन का सुझाव दिया था? प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने। इस आयोग ने कहा कि एक केंद्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल टेक्नोलॉजी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। यह सुझाव इसी आयोग का था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा या से सुझाव कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के संबंध में सही है या है? चारों को पढ़िए, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िए। नंबर 1, केंद्र में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड गठन हो। एकदम सही हो, इसी का सुझाव था। कोठारी आयोग ने कहा कि केंद्र में यानी सेंटर में एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड होना चाहिए, ताकि प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सके। दूसरा, 15 से 30 आयु वर्ष के निरीक्षक प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालयों को सामुदायिक केंद्र बनाया जाए। यह भी इन्हीं का सुझाव था। इन्होंने कहा कि 15 वर्ष से 30 आयु वर्ष के जो निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, इन प्रौढ़ों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्राथमिक विद्यालयों को सामुदायिक केंद्र बनाया जाना चाहिए, जिससे उनको साक्षर बनाया जा सके। तीसरा, प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के बाद अनुसरण कार्यक्रम चलाए जाएं। इन्होंने कहा कि केवल प्रौढ़ों को साक्षर नहीं बनाना है, बल्कि साक्षर बनाने के बाद अनुसरण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जिससे उनको फायदा हो। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन, क्योंकि यहीं से प्रश्नों का निर्माण होता है। मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इन्हें ध्यान से हल करिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, राइट कर सकते हो, ताकि इस प्रकार के प्रश्न को कभी गलत ना करें, अपनी मंजिल को आसानी से हासिल करें। निम्न में से किसको चिकित्सा अथवा कानून की शिक्षा की समस्याओं की जांच करने की महत्ता महसूस नहीं की गई? क्या पूछ रहा है? जो ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से किसको चिकित्सा और कानून की शिक्षा की समस्याओं की जांच करने की महत्ता महसूस नहीं की गई? नहीं पूछा गया है, ध्यान से देखिए। सही उत्तर है कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो जब इस आयोग का गठन किया गया तो भारत सरकार ने आयोग को सजेस्ट किया कि चिकित्सा अथवा कानून की शिक्षा पर जांच करने की जरूरत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और यदि इससे संबंधित कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि चिकित्सा अथवा कानून की शिक्षा की समस्याओं की जांच करने की महत्ता किस आयोग को महसूस नहीं की गई? जवाब हो जाएगा कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-1966। ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने निम्न में से शिक्षा के किन किन अंगों पर अपने विचार व्यक्त किए? किन किन अंगों पर अपने विचार व्यक्त किए शिक्षा के? किसने? कोठारी आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। पहला, शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य पर। एकदम सही, और इसी का सुझाव था, इसी का अंग था, इस पर विचार किए, क्योंकि इसका जो टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, इसी पर आधारित था। दूसरा, अध्यापक शिक्षा पर इसने अपना फोकस केंद्रित किया, और कृषि शिक्षा पर भी इसने अपना ध्यान केंद्रित करवाया। तो उपरोक्त सभी पर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है इस प्रश्न का उत्तर। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसी प्रकार से प्रश्नों का निर्माण होता है, और हमें लगता है कि प्रश्न काफ़ी कठिन है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले बताया था 23 सुझाव या संस्तुतियाँ दी थी कोठारी आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने 23। पिछले वीडियो में हमने इस पर डिस्कस किया था। तो कोठारी आयोग ने निम्न शिक्षा के
निम्न अंगों पर विचार व्यक्त किए। तो शिक्षा के निम्न अंगों पर विचार व्यक्त किए थे किसने? कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। पहला, शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा, इस पर डिस्कस किया। शिक्षा की संरचना एवं स्तर पर, अध्यापक की स्थिति पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, अध्यापक शिक्षा पर, ठीक है, शैक्षिक अवसरों की समानता पर, छात्र संख्या एवं जनबल पर, विद्यालय पाठ्यक्रम पर, शिक्षण विधियों पर भी इसने ध्यान केंद्रित करवाया, विद्यालय शिक्षा के विस्तार पर, हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा पर, स्त्री शिक्षा पर अर्थात वुमेन एजुकेशन पर, वयस्क शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करवाया, विज्ञान की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करवाया। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक, प्रावधिक एवं इंजीनियरिंग शिक्षा पर भी इसने अपने सुझाव प्रेषित किए, ध्यान आकर्षित करवाया, और कृषि शिक्षा पर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग थे, इन पर कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपने विचार व्यक्त किए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कई बार इन्हीं में से प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6 प्रश्न और हम हल करेंगे, ध्यान से कोशिश कीजिए वीडियो को देखने के लिए। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने निम्न में से शिक्षा के किस अंग पर विचार व्यक्त नहीं किए? अभी क्या पूछ रहा है? नहीं किए। तो अभी हमने ऊपर देखे थे सारे अंग, आप इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करो। छात्र संख्या व जनबल पर, इसने तो इस पर अपने विचार अवश्य व्यक्त किए थे। स्त्री शिक्षा पर भी विचार व्यक्त किए थे, शिक्षण विधियों पर भी विचार व्यक्त किए थे, लेकिन सैन्य शिक्षा पर विचार व्यक्त नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है नहीं किए थे। मुझे लगता है आप इस प्रश्न को समझ चुके होंगे। प्रश्नों का निर्माण इसी प्रकार से होता है, इसलिए मैंने इस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण किया है, ताकि आप किसी भी प्रकार के डाउट में ना रहें और आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या शेष सिफारिशें कोठारी आयोग के राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से संबंधित था या थे? एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। नंबर 1, समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। एकदम सही, यह इसी का सुझाव था। इसने कहा कि समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, इसके माध्यम से बालक और बालिकाओं को विज्ञान और गणित की समान शिक्षा दी जा सकती है, तो इसी का सुझाव था। दूसरा, 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए, यह इसी का सुझाव था। इसने कहा कि 25% जो माध्यमिक विद्यालय होंगे यानी सेकेंडरी स्कूल होंगे, उनको व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। तीसरा, सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, यह भी इसी का सुझाव था। इसने कहा कि सारे बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन होगी उसका माध्यम मातृभाषा यानी मदर टंग होनी चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था उसने प्राइमरी कक्षाओं से ही अंग्रेजी भाषा को भी अनिवार्य रूप से लागू करने का सुझाव दिया था, लेकिन इस आयोग ने प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा यानी मदर टंग होने का सुझाव अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार को प्रस्तुत की थी। ठीक है, अगला प्रश्न को पढ़िए, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कौन सा या से सुझाव कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के संबंध में सही है या हैं? इसी प्रकार के प्रश्न नेट में भी आते हैं। यदि आप शिक्षा शास्त्र से नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, और अदर्स एग्जाम के लिए तो है ही। नंबर 1, 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए, यह इसी का सुझाव था। इसने कहा कि कम से कम 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा 1 साल का होगा तो वो स्कूल चले जाएगा, ऐसा नहीं है। इसने यह कहा कि जो नर्सरी है, LKG है, UKG है, इसकी अवधि 1 से 3 वर्ष होनी चाहिए, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो अवधि होनी चाहिए वो 1 से 3 वर्ष होनी चाहिए। जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल का बच्चा छोटा रहता हो, घर पर रहेगा, तो चौथे साल, 5वें साल और छठे साल, जो 4 साल, 5 साल, 6 साल होगा, इसमें बच्चा नर्सरी, LKG, UKG पढ़ेगा, और जब वो 6 साल का हो जाएगा तो तब कक्षा 1 में जाएगा। कक्षा 1 में प्रवेश की अवधि कितनी बताई? 6 वर्ष। और 1 से 3 वर्ष की क्या बताई? पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो 3 वर्ष से पहले छोटा रहता, 4, 5, 6 वर्ष का जब होगा तो वो नर्सरी, LKG, UKG पढ़ेगा। उसके बाद जब वो 6 वर्ष क्लियर कर लेगा तब वो कक्षा 1 में जाएगा। यह सुझाव इसी आयोग का था। अगला, 6 वर्ष होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाएगा तब वो पहली कक्षा में एडमिशन लेगा, प्रवेश करेगा या नामांकन
अपना दर्ज करेगा। तीसरा, विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले 10 के बाद हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इसी का सुझाव था कि जो साइंस होता है, आर्ट्स, कॉमर्स, इस प्रकार से विषय विभाजन होते हैं। इसी ने कहा था कि यह कक्षा 9 के बदले 10 के बाद होने चाहिए, यानी 10 पास के बाद। तो आप जानते हैं कि जब बच्चे कक्षा 10 पास होते हैं तो अब या तो वो साइंस ग्रुप लेते हैं या आर्ट्स ग्रुप लेते हैं या कॉमर्स ग्रुप लेते हैं। विषयों का विभाजन क्लास 10th के बाद ही अब होता है। यह सुझाव इसी आयोग का था। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सही है या है पूछा गया है। तो मुझे लगता आप इस प्रश्न को आसानी से समझ चुके होंगे, आपको किसी प्रकार का डाउट इस प्रश्न में नहीं होगा। ठीक है, आखिरी के 3 प्रश्न हल करते हैं। काफ़ी मज़ा वीडियो में आ रहा है, मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा या शेष सुझाव कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के संदर्भ में सही है या है। ठीक है, तो पढ़िए चारों ऑप्शन को, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पहला, शैक्षिक विभाजन को 10+2+3 में व्यवस्थित किया जाए, यह इसी का सुझाव था। इसने कहा कि जो शैक्षिक विभाजन होगा उसे 10+2 यानी 12+3 यानी प्रथम डिग्री कोर्स में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। 12th का मतलब है 12वीं यानी 2, 10 के बाद 2 यानी 12th पास, और 3 का मतलब है प्रथम स्नातक कोर्स यानी प्रथम डिग्री कोर्स, चाहे बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसी हो, कोई भी, तो प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए। तो 10+2+3 शैक्षिक विभाजन व्यवस्थित करने का सुझाव कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का था। दूसरा, शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए, यह भी इसी का सुझाव था कि टीचर्स की जो इकोनॉमिक, सोशल और व्यावसायिक स्थिति होती है उसमें सुधार की आवश्यकता है, ऐसा सुझाव इसी आयोग का था। तीसरा, पहली डिग्री स्तर तक मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो, तो जो पहली डिग्री कोर्स होता है यानी जो 3 है, यहाँ तक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मदर टंग यानी मातृभाषा होनी चाहिए, यह इसी का सुझाव था। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ चुके होंगे आप, प्रश्न को अच्छे से हैंडल कर पा रहे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट के 2 प्रश्न बचे हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर पूछा गया है, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के संबंध में सही कथन है या है। तो कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है या है, ऐसा पूछा गया है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। नंबर 1, प्रांतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, यह इसी का सुझाव था कि इस आयोग ने कहा कि प्रांतों में यानी राज्यों में प्रांतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, यह इसी का सुझाव था। जैसे वर्तमान में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, तो इसी प्रकार इसने कहा कि जो प्रत्येक राज्य है या प्रांत है उनमें कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव इसी का था। दूसरा, 14 वर्ष तक की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, यह इसी का सुझाव था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यानी कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक की जो शिक्षा होगी बच्चों की, वह अनिवार्य होगी और निःशुल्क होगी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करने का सुझाव इसी आयोग का था। और वर्तमान में जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है, उन्हें किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता। तीसरा, प्री प्राइमरी शिक्षा प्रदान की जाए, यह भी इसी का सुझाव था। इसने कहा कि जो नर्सरी है, LKG UKG है, अर्थात प्री प्राइमरी की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप इसे आसानी से समझ चुके होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहीं से प्रश्नों का निर्माण होता है। आज का आखिरी प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इस प्रश्न को पढ़िए। और ये प्रश्न पूछा गया है पहले, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है। विद्यालय का वातावरण, अध्यापकों का व्यक्तिगत एवं व्यवहार तथा विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुविधाएं छात्रों को मूल्योन्मुख बनाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। हम इस बात पर बल देना चाहेंगे कि विविध मूल्यों के प्रति जागृति विद्यालय संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं समस्त गतिविधियों को प्रभावित करे। किस आयोग ने यह वक्तव्य दिया, यह कथन दिया, यह स्टेटमेंट दिया? तो यहाँ पर एक कथन, एक वक्तव्य या एक स्टेटमेंट दिया गया है। हमें बताना है कि यह स्टेटमेंट इन 4 विकल्पों में से किसका था। ठीक है, इसको पढ़िए, कोशिश कीजिए इसका उत्तर दें। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग। तो इस आयोग ने यह वक्तव्य दिया था, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अभी आप केवल कोठारी आयोग पढ़ रहे हैं इसलिए आपको यह सरल लग रहा है, लेकिन यदि ये किसी एग्जाम में आ जाए तब ये वहाँ पर काफ़ी दिक्कत कर सकता है।
ध्यान में रख लीजिए, इनमें से कुछ शब्दों को अपने दिमाग में सेव कर लीजिए ताकि आप इस प्रकार का प्रश्न आए तो आसानी से इससे क्रैक कर सकते हैं सही विकल्प को हिट करते हुए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपको मेरी एडवाइस है, आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यदि आपने यह वीडियो देखी है, पूरी वीडियो देखी है, तो बताएं कि केंद्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था। केंद्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान गठित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया था। इस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश बसवी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बी हैप्पी, स्माइली एंड ऑलवेज डू हार्ड वर्क ऑल्सो।